हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार नाथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के तीसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा था, जहाँ पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक थ्योरी और कुछ फार्मूला और कंसेप्ट को देखा था हम लोगों ने। पार्ट 2 में हम लोगों ने उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करा था। आज के इस पार्ट में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के इस सेशन से आप एग्जाम उपयोगी क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग आज के अपने इस सेशन की शुरुआत करें और आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान दीजिएगा, पीछे के पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर रखा है, वो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में भी दिया था पीछे के पार्ट में। तो आइए आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान डैश है। दोस्तों मैं आपको बता दूं क्वेश्चन का अर्थ क्या है यहाँ पे कि कोई कार है जो ट्रैफिक लाइट पे खड़ी है, पीछे से कोई ट्रक आ रही है जिसका द्रव्यमान 2000 केजी है और स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की पीछे से आके उसको ठोक देता है। ठोकने के साथ ही क्या होता है कि दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं। अब आपसे पूछा है कि कार का द्रव्यमान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि टक्कर के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलता है। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि टक्कर हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, टक्कर हो रहा है। टक्कर से आपको कुछ ख्याल आ जाना चाहिए क्या कि आप संवेग संरक्षण सिद्धांत पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या नहीं पढ़े हैं तो आज जान लीजिए क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण सिद्धांत। क्या, जब दो गतिमान वस्तु एक दूसरे के साथ टक्कर करती है तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। और इसको हम लोग एक फार्मूला की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और उस फार्मूला को क्या कहते हैं कि सर m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। दोस्तों यही आपका संवेग संरक्षण का प्रिंसिपल होता है। ये जो है m1 और u1 और m2 और u2 ये टक्कर से पहले के वस्तु का द्रव्यमान और वेग है, और m1 और v1 और m2 और v2 ये टक्कर के बाद वस्तु का द्रव्यमान और वेग है। अब आप कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में किसको m1 लेंगे और किसको m2 लेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। भैया पहले ट्रक चल रही है, मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं सर कि m1 मतलब क्या, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पहले ट्रक का द्रव्यमान। ट्रक का द्रव्यमान कितना कह देते सर, m1 से 2000 केजी, और ट्रक किस वेग से पहले से चल रही है, तो u1 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से पहले से चल रही है। अब आते हैं हम लोग कार के द्रव्यमान पे। किसके द्रव्यमान पे, कार के द्रव्यमान पे। ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे अभी किसकी बात कर रहे हैं, टक्कर से पहले की बात कर रहे हैं। अभी टक्कर नहीं हुआ है, कोलाइजन नहीं हुआ है, टक्कर से पहले की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कार का द्रव्यमान हम मान लेते हैं m2, तो आपको तो निकालना ही है m2। अब है u1, तो चूंकि कार वहां पे रुकी हुई है तो कोई वेग नहीं है, मतलब u इक्वल्स टू 0 है आपका, तो u2 आपका क्या है, 0 है। अब फिर कह रहा है कि जब दोनों एक दूसरे के साथ टकराता है तो टकराने के बाद जो दोनों की वेग होती है वो होती है 8 मीटर पर सेकेंड की। तो अब हम यहाँ पे टक्कर के बाद की बात कर लेते हैं, टक्कर के बाद की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि संवेग जो है, मोमेंटम जो है, वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वो वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। जिस हिसाब से वेग बढ़ती है या घटती है तो संवेग भी आपका क्या होता है, बढ़ती है या घटती है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि टक्कर के बाद भी वस्तु का द्रव्यमान समान ही रहेगा, वस्तु के द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम यहाँ पे टक्कर के बाद अगर
वस्तु के द्रव्यमान की बात करें, मतलब m1 ट्रक के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो कितना होगा, तो उतना ही होगा 2000 kg। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि v1 इसका ट्रक का जो वेग है वो u1 से v1 हो गया, तो u1 से v1 हो गया तो कितना हो गया, तो दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है। अब हम अगर कार के बात करें, कार के द्रव्यमान की या कार की द्रव्यमान की, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर m2 तो हमको निकालना ही था, m2 तो आपसे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, कार का द्रव्यमान आपसे पूछा है। और v2 क्या हो जाएगा, तो भैया कार और ट्रक दोनों टकराने के बाद ना एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। टकराने के बाद, तो टक्कर के बाद तो उसकी वेग परिवर्तित हो जाती है, मैंने आपको पीछे भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ। तो अब v2 इसका क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए इन सारे वैल्यू को, अगर नहीं दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन सारे वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कैसे, तो देख लीजिए कैसे। तो m1 मतलब ट्रक का जो पहला द्रव्यमान कितना है, 2000 kg। u1 किस वेग से चल रहा था पहले, तो 2000 गुना 10 प्लस m2 तो भैया निकालना है हमको, u2 मतलब जब कार आपका ट्रैफिक पे खड़ा था तो उसमें कोई वेग था, आप बोलेंगे नहीं सर, तो m2 उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। अब फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं m1 आपका कितना, ट्रक का द्रव्यमान 2000 kg, क्योंकि टक्कर के बाद भी m1 ही द्रव्यमान है ना, वेग सिर्फ बदला है 8 मीटर पर सेकेंड, तो 2000 गुना 8। अब है m2 तो भैया निकालना है, v2 कार के लिए भी वेग कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड, तो v2 आपका कितना हो जाएगा, m2 इंटू 8 आप कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो किसी भी नंबर को, किसी भी टर्म को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा यही टर्म बचा हुआ रह जाता है। तो भैया 2000 को 10 से गुना कीजिएगा तब 20,000 ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20,000 इक्वल्स टू 0 तो लिखना नहीं है, 2000 और 8 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16,000, कितना हो जाएगा, 16,000। अब भैया यहाँ पे 8m2, अब यहाँ पे 20,000 में से आप इस 16,000 को इधर लाइए, तो 16,000 इधर आ गया, आपका हुआ 8m2। अब ये आ गया कितना, 4,000, 20,000 में से घटा दीजिएगा 16,000 तो कितना हो जाएगा, 4,000 और 8m2। अब आप m2 निकालना है ना आपको, m2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4000 बटा 8, ये हो गया आपका 500 kg, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमको m2 ही निकालना था, क्योंकि हमने क्या माना था कि कार के द्रव्यमान को m2 यहाँ पे, m2 इक्वल्स टू व्हाट। तो आप अगर इस तरह से इस चीज़ को बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग अपने 12वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के इतने बड़े लेंथ से आप मत घबराइएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्था संघर्ष होगा। जब वो एक दूसरे से टकराएगा तो वो किधर जाएगा, आगे की ओर जाएगा, पीछे की ओर आएगा। पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि कह रहा है कि ए कोई ऑब्जेक्ट है, ए कोई पिंड है। तब पिंड का मतलब यहाँ पंजाब वाला पिंड मत समझ लीजिएगा, पिंड का मतलब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। पंजाब में पिंड का मतलब गांव होता है। तो अब एक मान लीजिए कि एक आपका ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, दोनों एक ही, और ये अगर इधर जा रहा है तो ये भी इधर आ रहा है। बस फर्क क्या है कि एक का जो द्रव्यमान है वो है 2 kg और इसका जो वेग है वो क्रमशः 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेग ए का 4 मीटर पर सेकेंड, बी का द्रव्यमान कितना है 3 kg और इसका वेग कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। अब सॉरी, वेग नहीं, वेग 2 ही मीटर पर सेकेंड है, हम यहाँ पे 6 कह रहे हैं। अब आप देखिए कि आप में से बहुत सारे ये दिमाग लगा लिए होंगे, अच्छा इसका संवेग निकाल देते हैं, इसका संवेग निकाल देते हैं, जिसका संवेग ज़्यादा होगा वस्तु उधर ही जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई दो वस्तु एक दूसरे की ओर आ रहा है,
जब भी कोई दो वस्तु एक दूसरे की ओर आ रहा होता है तो उस समय जो उसका टकराने के बाद जो उसकी गति होती है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। और यही चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आप कहेंगे इससे कैसे आप कह दिए। देखिए कि मान लीजिए कि आप कोई दो बॉल ए और बी को क्या कर रहे हैं कि एक ही के साथ एक ही डायरेक्शन, इसको भी आप इधर से फेंक रहे हैं और उधर से बी बॉल को भी फेंक रहे हैं। यहाँ पे आया, दोनों टक्कर हो गया। क्या हो गया? टक्कर हो गया। अब ये कहाँ जाएगा? आप कहेंगे कि सर ए जब बी पर फोर्स लगाएगा तो बी किधर भागेगा? इधर की ओर भागेगा। और सर जब बी ए पर फोर्स लगाएगा तो ए किधर जाएगा? तो ये इधर फोर्स लगा रहा है तो ए आपका इधर आएगा। देखिए बी का डायरेक्शन उधर है और ए का डायरेक्शन इधर है। आपको न लगता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है? मतलब क्या कि क्वेश्चन में इस तरह का डाटा कुछ भी रहे, लेकिन जब वस्तु दोनों एक दूसरे के ओर आ रही हो तब जो उसके दिशा में परिवर्तन या उसके प्रत्यास्था संघट एलास्टिसिटी में जो चेंजिंग होता है, या आप कह सकते हैं कि उसके जो संवेग में परिवर्तन की हम लोग बात करते हैं तो सिंपल कहते हैं कि विपरीत दिशा में होती है। किस डायरेक्शन में होती है? विपरीत डायरेक्शन में होती है। मतलब क्या कि आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए दोस्तों, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान सवाल आपका। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो बहुत आसानी से इस चीज़ को जवाब दे देंगे, फूंक देंगे, उड़ जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? अरे भैया F इक्वल्स टू ma। फोर्स के लिए तो आप यही ना फॉर्मूला लगाते हैं कि फोर्स इक्वल टू बल इक्वल्स टू क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो देखिए तो क्वेश्चन में बल आपका दिया हुआ है 350 न्यूटन और द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 500 केजी। एक्सेलरेशन निकालना है भैया। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू हो जाएगा 350 अब बट्टा 500। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए। 5 सत्ते 35 और 5 दहें 50। ये हो गया 7/10। भाग दीजिए तो कितना आएगा? 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि यदि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 केजी है, एक गोले जिसका रेडियस 1 मीटर है में 2 रेडियन पर सेकेंड की कोणीय गति से घूमती है, तो अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? आपसे ये पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 केजी है, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m इक्वल्स टू 5 केजी। कोई दिक्कत? कह रहा है कि एक गोले जिसका रेडियस, दोस्तों ये अगर आपका मान लीजिए कि गोला है और ये इसका रेडियस है तो इसकी लंबाई कितनी है रेडियस की? 1 मीटर। इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। कह रहा है कि इस पे 2 रेडियन पर सेकेंड की कोणीय गति से घूमती है। कोई जो वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है? 5 केजी है, वो इस गोले पे 2 रेडियन पर सेकेंड के वेग से घूम रही है। दोस्तों रेडियन पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय गति कहते हैं, जिसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम कोणीय गति को कोणीय वेग बोल दे तो आपको कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे पीछे के क्लास में हमने आपको इस चीज़ पे डिस्कशन करा भी था कि अभिकेंद्रीय बल इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल इक्वल्स टू फार्मूला होता है mv²/r। mv²/r। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चले तब उसके लिए जो कोणीय त्वरण होता है, वो क्या होता है? v²/r हो जाता है। क्या हो जाता है? v²/r हो जाता है। दोस्तों v²/r को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। जहाँ पे v क्या है? v वस्तु की कोणीय गति या कोणीय वेग को रिप्रेजेंट करती है। कोणीय वेग या कोणीय गति को रिप्रेजेंट करती है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपका सारा चीज़ सेम डाटा वही है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना था ये चीज़
कि आपसे पूछा गया है कि अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, तो mv² होता है, जबकि v² कोणीय त्वरण होता है। भैया अगर आपको a का मान निकल गया, m दिया हुआ है, तो आप अभिकेंद्रीय बल ना लगा लेंगे, F=ma होता है। अरे वही तो है यहाँ पे mv²r। मतलब हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि इस सिचुएशन में अभिकेंद्रीय बल जो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, वो क्या हो जाएगा, mv² होगा, जहाँ पे v² आपका क्या दोस्तों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो ज़्यादा आप समझेंगे। जहाँ पे v² क्या है, कोणीय त्वरण है। ध्यान दीजिएगा कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोणीय त्वरण बोलते हैं। तो अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं। आपका वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 5 kg, तो लीजिए 5 kg हम यहाँ पे रख दिए। v² कोणीय गति कितनी है भाई, तो 2 रेडियन पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर होगा। अब फिर देखिए रेडियस कितना है, r का मतलब त्रिज्या यहाँ पे, तो रेडियस गोला का कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर, तो हम यहाँ पे 1 रख देते हैं। 5 और 2 2 जा 4 बटा 1, 5 चौका 20 बटा 1, मतलब आपका जो अभिकेंद्रीय बल होगा वो कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 500 kg की कार एक 50 मीटर वाले व्यासार्ध का चक्कर 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो उसका अभिकेंद्रीय बल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वहाँ पे आपको फरकेट कर दिया था, इससे पीछे के क्वेश्चन में 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको फरकेट कर दिया गया था, अलग करके बता दिया गया था कि कोणीय वेग जो है 2 रेडियन पर सेकेंड है, तो आपने वहाँ पे खट से निकाल लिया। दोस्तों कंसेप्ट सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के समझने आना चाहिए, सारा चीज़ आसान हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक 500 kg की कार एक 50 मीटर वाले व्यासार्ध का चक्कर 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब व्यासार्ध बोल रहा है, मतलब व्यास का आधा, त्रिज्या ना दिया है। क्वेश्चन सेट करने वाला बहुत ब्रिलियंट माइंड का है। वो क्या कह रहा है कि त्रिज्या को हटा दिया, व्यास अर्ध बोल दिया। अब आप कंफ्यूज कर जाएंगे, व्यास के आधा तो त्रिज्या ना होगा तो त्रिज्या हो जाएगा। मतलब आप सुन लीजिए, रेडियस कितना हो गया, रेडियस 50 मीटर हो गया। कितना हो गया, 50 मीटर। अब कह रहा है कि उसका द्रव्यमान कितना है, तब भैया द्रव्यमान है 500 kg। कितना है, 500 kg। किस वेग से चक्कर लगा रहा है, अरे भैया जब कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पर चलेगा, सर्कुलर रास्ते पर चलेगा, वृत्तीय पाथ पर चलेगा, तो उसकी गति को हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे। और कोई भी चीज़ जब किसी वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वो एक एंगल बना करके चलती है, और उसी वृत्ताकार गति को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वेग भी कहते हैं या कोणीय गति कहते हैं, जब वस्तु सर्कुलर पाथ पे चल रही होती है। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, कि जब किसी सर्कुलर पाथ पर कोई वस्तु चल रही हो, तब वो वस्तु जो केंद्र की ओर बल लगाती है, उसी बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है, उस बल को हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभी जस्ट मैंने अभिकेंद्रीय बल के लिए फार्मूला आपको बताया, mv²/r, जहां m वस्तु का द्रव्यमान है और v²/r वस्तु का त्वरण है, और v जो है आपका वो कोणीय गति है। v क्या है आपका, कोणीय गति या कोणीय वेग है। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन पे, कि कह रहा है कि 500 kg की कार एक 50 मीटर वाले व्यासार्ध, मतलब द्रव्यमान 500 kg, रेडियस 50 मीटर, चल किस वेग से रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। भैया किलोमीटर पर आवर से तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा इसको, तो 36 को आप 5/18 से गुना कर दीजिए, तो 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो चल रहा है वेग जो है उसकी वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये कौन सा वेग है, तो ये है आपका कोणीय वेग। दोस्तों अभिकेंद्रीय बल इक्वल्स टू, अब आप फार्मूला लगाइए, क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। अभिकेंद्रीय बल इक्वल्स टू, फार्मूला आप लगाइए तो mv²/r। m कितना है भाई, तो m है 500 kg। आपका v कितना है, तो v है 10 का स्क्वायर, का है कि v², रेडियस कितना है 50, तो 500 गुना 10 गुना 10, 10 के 2 बार गुना कर दिए,
50, ये और ये आपका क्या हो गया, कट गया, और 5 दूना 10 हो गया, 50 दूना 100, और 100 दाहें के कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन। मतलब आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक कण 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त पर अचर रैखिक वेग से 5 सेंटीमीटर से चक्कर काट रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर काट रहा है, तो कण का अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों अभिकेंद्रीय त्वरण का मतलब क्या होता है, जो कोणीय त्वरण है वही अभिकेंद्रीय त्वरण के बराबर होता है। मतलब क्या, v²/r ही होगा, यहाँ भी फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब v²/r हम लोग किसको कहते हैं, तो दोस्तों जब भी कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पाथ पर चलती है तो जो उसका रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है उसको हम लोग कहते हैं v=r⍵। क्या कहते हैं, v=r⍵, जहाँ पे v आपका रैखिक वेग है, r वृत्त की त्रिज्या है और ओमेगा कोणीय गति को दर्शाता है। तो अगर आप ऐसे भी चलेंगे तैयो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप फिर कंफ्यूज कर जाइएगा। कैसे, देखिए, तो v तो आप कह दीजिएगा सर रैखिक वेग 5 सेंटीमीटर से चल रहा है, रेडियस भी दे रहा है, तो आप बड़ा खुश हो जाइएगा। ओमेगा निकाल लीजिएगा आप यहाँ से, कैसे, 1/2। अब इससे आगे क्या करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों जब कोई भी वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पर चले, वृत्तीय पाथ पर चले, तो उसके वेग को हम लोग क्या कहते हैं कि वो रैखिक वेग से चल रही है। मतलब इसको अगर हम फैला देंगे तो वो रैखिक वेग से ना चलना शुरू हो जाए। ये मान लीजिए कि वृत्त है, एकरा हम यहाँ से काट के पूरा फैला दिए तो सीधा रास्ता पर चलना शुरू हो गया। और जबकि रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध भी होता है, v= हम लोग r⍵ कहते हैं, ये उसका संबंध है। लेकिन क्या कि आपका जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण भी कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, वो होता है आपका v²/r। क्या होता है, v²/r। मतलब क्या कि रैखिक वेग का स्क्वायर बटा जो त्रिज्या होगा, रैखिक वेग का जो स्क्वायर बटा त्रिज्या होगा, वही उस वस्तु की अभिकेंद्रीय त्वरण होगी। वही क्या होगी, उस वस्तु की अभिकेंद्रीय त्वरण होगी। तो हम लोग काहे लगी इतना करने के लिए जाएं, 2 फार्मूला याद रखेंगे। अभिकेंद्रीय बल = mv²/r, जहाँ पे v²/r क्या होता है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण या कोणीय त्वरण होता है। ये 2 चीज़ जब आप जान रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा बनाने में। देखिए कैसे, अभिकेंद्रीय त्वरण की जब हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि v²/r कर रहे हैं, तो रैखिक वेग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो भैया 10 कर दीजिए, 25/10 कर दीजिए, आपका 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पे इस रैखिक वेग से आप लोगों को घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि v=r⍵ होता है, और आप लोग इसको पढ़े भी हैं क्या कि रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है। तो क्या होता है, तो रैखिक वेग = क्या होता है, त्रिज्या इंटू कोणीय वेग, त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। अब दोस्तों यहाँ से आप कोणीय वेग भी निकालेंगे तो क्या कहते हैं, कोणीय वेग = आप कहते हैं कि रैखिक वेग बटा त्रिज्या, रैखिक वेग बटा त्रिज्या। और दोस्तों इसी वेग में जो परिवर्तन होता है ना, उसी को हम लोग कोणीय त्वरण कहते हैं। और वो कोणीय त्वरण जो है आपका v²/r से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बिना पेन पेपर छुए आपको इस चीज़ का आंसर देना है। कैसे, देखिए, 75 केजी द्रव्यमान के एक व्यक्ति का संवेग क्या है, सीधे पूछ दिया है संवेग, मोमेंटम क्या है, जब वह 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से, यहाँ पे 2 बार लिख दिए, एगो मिटा देते हैं। कह रहा है कि जब वह 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग के साथ चलता है। अरे भैया मास दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है और वेग दिया हुआ है, दोनों को गुना कर दीजिए, संवेग निकल जाएगा। काहे, तो संवेग को p से रिप्रेजेंट करते हैं, और p = फार्मूला आता है mv
m मास के लिए और v वेग के लिए, तब p इक्वल्स टू मास है 75 kg, आपका वेग है कितना 2 मीटर पर सेकेंड, तब 75 दूना 150। याद रखेंगे मास का भी यहाँ पे यूनिट लगेगा और मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए आपके ऑप्शन में कहाँ पे है, उसको आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन कंफ्यूजन में भरा पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड लगाइएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो केजी लगाना भूल गए थे, मीटर पर सेकेंड सिर्फ लिख दिए थे, तो वहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड लगाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 40 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से कोई वस्तु, वहाँ पे ब्रैकेट में द्रव्यमान दे दिया है, कोई वस्तु द्रव्यमान 4 kg है जिसका वो एक समान वेग से गमन कर रहा है। अब कह रहा है कि तो उस पर आरोपित बल होगा। आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर मूव करेगा, मोशन में आएगा, तो हम लोग कहते हैं वो बाह्य बल के चलते लाएगा मोशन में। तो यहाँ भी कह रहा है कि जब कोई वस्तु 40 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है जिसका द्रव्यमान 4 kg है, तो उस पर आरोपित बल कितना होगा। खबरदार आप लोग पेन और पेपर अभी हाथ में नहीं लेंगे, ये आपके मन से बनेगा क्वेश्चन। पेन पेपर उठाना सख्त मना है। अब आप कहेंगे इससे कैसे ही बन जाएगा, आइए देखिए कैसे बनता है। 40 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से चल रहा है, कुछ याद आया? नहीं याद आया? जब कोई वस्तु एक समान वेग से चलती है तब उसका त्वरण क्या हो जाता है, उसका त्वरण 0 हो जाता है। सुनिए, अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप चल रहे हैं, मान लीजिए कि कोई पॉइंट है ए और यहाँ से आप गाड़ी स्टार्ट किए और बी तक आपको जाना है। कहाँ तक जाना है? बी तक जाना है। आप यहाँ से 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले और रास्ते में ना कहीं पे आप ब्रेक लिए, ना कहीं पे एक्सीलेटर कम किए, ना ज़्यादा किए, आप इसी वेग से यहाँ तक पहुँच गए। तो जब आप एक्सीलेटर ही नहीं लिए तो वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, और जब वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण कहाँ से होगा? क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और जब वस्तु एक समान वेग से चल रही होती है, एक समरूप वेग से चल रही होती है, तब वस्तु में कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। मतलब क्वेश्चन पहले ही कह रहा है कि जब वो 40 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से चल रही है तो सीधा सा मतलब है कि त्वरण हो जाएगा कितना? 0। तब कह रहा है कि तो उस पर आरोपित बल क्या होगा? उस पर आरोपित बल का तो सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं F इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। F इक्वल टू क्या होता है? ma। चलो मान लिया द्रव्यमान मेरा क्या है? 4 kg है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 kg मेरा द्रव्यमान है, लेकिन त्वरण आप कहाँ से लाएंगे? क्योंकि वेग तो समरूप है और समरूप वेग में त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का अगर सही मायने में आंसर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए 0 आपके ऑप्शन में है कहीं? न है, तो आप समझ जाइए कि इसका नन नाम की भी चिड़िया है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट यही था कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही होती है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। दोस्तों एक और क्वेश्चन आपको देना चाहूँगा मैं, लेकिन वो आपको सॉल्व मैं नहीं करूँगा, वो आपको खुद सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको नीचे कमेंट में बताना है कि आप उस चीज़ को समझे या ना समझे। तो आइए होमवर्क क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दोस्तों आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। क्या है कि 100 ग्राम की एक गेंद 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से लंबवत टकराकर वापस उसी वेग से लौट आती है। गेंद के संवेग में परिवर्तन होगा। क्या कह रहा है कि कोई 100 ग्राम का बॉल है जो कोई गेंद 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से लंबवत टकराती है और टकराने के बाद वो उसी वेग से वापस लौट जाती है। तो इस सिचुएशन में उसके संवेग में क्या परिवर्तन होगा, इस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक की सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए।
और हाँ, अगर आप में से कोई चाहते हैं कि हम फुल कंप्लीट कोर्स करें साइंस का, कंप्लीट कोर्स करें साइंस का, तो ये साइंस का कोर्स धुरीना ऐप पे अवेलेबल है। आप वहाँ पर जा कर के मैथ मस्ती, जहाँ पे आपका बिहार एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मैथ और साइंस दोनों का आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा। अगर आपको धुरीना ऐप पे कोर्सेज नहीं मिल रही है, आपको लेने में परेशानी हो रही है, तो आप बेशक 6299 34 0750 पे आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ पे कह सकते हैं कि हमको साइंस का कोर्स लेना है। और ध्यान रखिएगा, ये कोर्स आपका बिल्कुल मिनिमम फी में है। कितना? मात्र 399 रुपये में। 399 रुपये में आपको 5 महीने पढ़ाया जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का कंप्लीट कोर्स होगा, MCQ विथ न्यूमेरिकल के साथ। और एक सबसे अहम बात इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जिन बंधुओं को कोर्स की ज़रूरत होगी वही इनरोल करेंगे, अदरवाइज जिसको ज़रूरत ना है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।